हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए आगे की कहानी लेकर, जिसका नाम है अंधेरी सुरंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। विजय काठ के घोड़े पर सवार हुआ, चाबुक लगाई और मुझे पवन परी के देश में ले चलो। घोड़ा आकाश में बड़े वेग से उड़ चला। विजय को नीचे की धरती नहीं दिखाई पड़ती थी। जान पड़ता था नीचे अंधेरा के सिवा कुछ नहीं है। कई दिनों तक उड़ने के बाद घोड़ा एकाएक घने जंगल में उतर पड़ा। विजय भूख प्यास से व्याकुल था। कुछ जंगली फलों को उसने तोड़कर खाया और झरने का पानी पीकर थोड़ा आराम पाया। अब वो जानने के लिए परेशान था कि आगे किधर जाना चाहिए। जलपरी ने उससे कह दिया था कि घोड़ा पवन परी के देश से एक कोस इधर ही रुक जाएगा। घोड़े के रुक जाने का मतलब था कि पवन परी का देश यहाँ से एक कोस की दूरी पर है। वो आगे जाने का रास्ता खोज ही रहा था कि उसे आकाश में जंगल से पूरब की ओर एक रंगीन चित्र दिखाई पड़ा। उसने चित्र को बड़े ध्यान से देखा। चित्र पूरा दिखलाई नहीं पड़ता था, पर विजय ने अनुमान किया कि वही पवन परी का महल है। उसने काठ के घोड़े को एक ऊंचे पेड़ पर टांग दिया और पूरब की ओर चल पड़ा। वो ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया, दिन रहते हुए भी उसकी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। कुछ ही देर में ऐसा हुआ कि एकदम नहीं देख पाता था। वो अपने जीवन से निराश हो गया। वो समझ नहीं पाता था कि क्या करे। वो वीर था, पर ऐसी कठिन अवस्था में पड़कर वो अकुला गया। उसका धीरज छूटने लगा। उसे माता पिता और भाई की याद आने लगी। जैसे तैसे टटोलकर वो 2-4 ही कदम और बढ़ सका था कि एक चट्टान से टकरा गया और गिर पड़ा। वो उसी चट्टान पर बैठकर रोने लगा। न मालूम कब रात आई और सूनापन में उसकी रोने की आवाज जंगल में गूंजने लगी। दुख और घबराहट से उसे बेहोशी आ रही थी। इतनी में उसकी ओर एक धीमा प्रकाश आता हुआ दिखलाई पड़ा। आंखें फाड़ फाड़ कर वो देखने लगा। जैसी जैसी प्रकाश पास हो रहा था, चमक बढ़ती जा रही थी। वो प्रकाश किसी स्त्री के शरीर से निकल रहा था और वो स्त्री अब उसके सामने खड़ी थी। स्त्री ने विजय से पूछा, तुम कौन हो? इस सूने जंगलों में अपनी जान देने क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इससे कुछ ही दूर पर पवन परी का राज है? इस जंगल में कोई नहीं पहुंच पाता। इस जंगल में पवन परी शोभा देखने आती है। मैं अजान देश का राजकुमार हूँ। मेरे पिता राजा कंचन पवन परी के महल की बात सपने में जान पाए हैं। उनके राज्य में ऐसा महल हो, ऐसी उनकी अभिलाषा है। मैं उसी सपने को पूरा करने चला हूँ। अब तुम कौन हो, मुझे बतलाओ। मेरा नाम प्रभा परी है। मैं भी परी देश की रहने वाली हूँ। एक बार राजा रंजन वन में शिकार खेलने आए थे। मैं वन में घूम रही थी। राजा से मेरी भेंट हो गई। राजा ने मुझे एक मोतियों की माला भेंट की। लेने को मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ उनके हाथ से छुपाया। मनुष्य से छू जाने पर परी अपने देश को नहीं लौट सकती। जन्म से ही मेरे शरीर से प्रकाश निकलता है। मैं तब से इसी वन में रहती हूँ। वन की रखवाली करना मेरा काम है। मैं एक तरह से यहाँ कैदी हूँ, क्योंकि राजा से मिलकर मैंने अपराध किया था। उस समय पवन परी आकाश में अपने महल के साथ उड़ रही थी। उसने मुझे राजा से बातचीत करते देख लिया। मेरे प्रकाश में पवन परी अंधेरी रात में इस जंगल की शोभा देखने को आती है। मुझे वहां रहने को घर मिला है। मेरी सेवा के लिए दास दासियां हैं और सारी आराम है। पर फिर भी मैं कैद में हूँ। राजा रंजन मुझे अपने राज्य में ले जाना चाहती थी। मैं वहां जाने के लिए व्याकुल रहती हूँ। मैं तुम्हें कैद से छुड़ाने की कोशिश करूंगा, पर मुझे सबसे पहले पवन परी के महल को लेना है। तुम मुझे मेरे काम में मदद करो। पवन परी के महल तक पहुंचना मौत से खेलने के बराबर है। फिर भी मैं तुम्हें रास्ता बतला दूंगी। तुम्हें वीरता से काम लेना होगा। जगह जगह पर तुम अंधेरे में फंसोगी। अंधेरे से बचने के लिए तुम मेरी अंगूठी लो। अंधेरे में इस अंगूठी से तुम्हें प्रकाश मिलेगा। पवन परी बड़ी कठोर है। उसके मन को मोहने के लिए तुम्हें सोने का कमल ले जाना होगा। ये कमल कहाँ मिलेगा? पवन परी का महल जिस जगह पर झूलता है, वहां कमल तालाब है, जिसका पानी अंधों की आंखों में डालने से आंखें खुल जाती हैं और अंधा देखने लगता है। इसी तालाब में रोज सवेरे एक सोने का कमल खिलता है और दोपहर होते होते गायब हो जाता है। उसे कोई तोड़ नहीं सका, क्योंकि वो आग की तरह जलता है। तोड़ लेने पर ही वो ठंडा हो जाता है। तो ये कमल कैसे तोड़ा जा सकेगा? वो सुरंग पवन परी के महल के पास ले जाती है। उसी के द्वार पर कपास का पेड़ है। उस पेड़ से रुई हाथ में ले जाकर जो कमल तोड़ेगा, उसका हाथ नहीं जलेगा। परी देश को कोई यदि रुई लेना चाहता है तो रुई गायब हो जाती है। इसी से कमल को कोई नहीं तोड़ पाता। परी के महल तक जो सुरंग पहुंचाती है, वो किधर है और मुझे उसमें कैसे जाना होगा? सुरंग बहुत लंबी नहीं है, पर उसमें जाते समय खतरा बहुत है। रास्ते में सांपों का भय है। सांप देह में लिपट जाते हैं। जहां तहां खोहों में ऐसी चिड़ियां रहती हैं जो अपनी चोंचों से आंखें फोड़ देती हैं। सुरंग के आखिरी दरवाजे पर कोई दानवों का पहरा है। पवन परी हरदम नीचे रहती है। उसके उड़ने के लिए कोई दूसरी सवारी नहीं है, इसीलिए वो महल के साथ उड़ती है। वो कभी कभी नीचे आती है। महल धरती से कुछ ऊपर टिकता है और वो उतरकर जिधर चाहती है घूमती है। जब तक वो उड़ती है,
पहरेदार नींद में सोए रहते हैं। प्रभा ने विजय को सुरंग दिखला दी। विजय सुरंग में प्रवेश कर गया। जाते समय प्रभा से वादा किया कि वो लौटकर उसको कैद से छुड़ा देगा। सुरंग बहुत चौड़ी थी। बीच में चलने के लिए एक पतला रास्ता बना हुआ था। रास्ता ऊबड़-खाबड़ था। विजय जैसे ही सुरंग में घुसा और 2 कदम बढ़ा कि एक नागिन उसके पैर से लिपट गई। विजय सचेत था। उसने झट अपने मजबूत हाथों से नागिन के सिर को पकड़ लिया और अपनी तलवार से टुकड़े-टुकड़े करना ही चाहता था कि नागिन बोल उठी, राजकुमार, मेरी जान छोड़ दो। मैं सुरंग के सांपों से तुम्हें बचाती रहूंगी। ये नागिन सुरंग में रहने वाले सांपों की माता थी। विजय ने नागिन को छोड़ दिया। सुरंग में सांपों ने फिर विजय पर हमला नहीं किया। प्रभा की दी हुई अंगूठी के प्रकाश में विजय ने देखा कि दीवार की दरार में एक काला पक्षी छिपा हुआ है। विजय ने उसके दोनों डैनों को काट डाला और डैनों को अपनी पीठ पर लटका लिया। जिसके डैने कटे थे वह राक्षसियों का सरदार था। भय के मारे दूसरे पक्षी अपने को बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगे। सुरंग इतना घूम घुमाव था कि उसमें चलते चलते 3 महीने बीत गए तो भी सुरंग के बाहर नहीं पहुंचा। जब वह शहर पहुंचा तो पहरेदार गहरी नींद में सोए थे। दरवानों का सरदार ठीक सुरंग के दरवाजे पर सोया था। विजय सबसे पहले उसकी छाती पर चढ़ बैठा और अपनी कटारी बढ़ाना ही चाहता था कि दानव हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसने विजय को नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा किया। फिर भी विजय को विश्वास नहीं हुआ। उसने दानव की जान नहीं मारी पर उसे लोहे की जंजीर से जकड़कर बांध दिया। दूसरे पहरेदार भय के मारे आकाश की ओर उड़ गए। उन लोगों ने पवन परी को आकाश में खोजा और उसके राज्य में विजय के आने की बात बतलाई। पवन परी को अचरज हुआ और वो गुस्से से लाल होकर धरती की ओर लपकी। इसी बीच विजय ने कपास के पेड़ से रुई इकट्ठा का लिया और तालाब में कूदकर कमल तोड़ लिया। पवन परी का महल धीरे धीरे धरती की ओर आ रहा था। विजय की नजर ऊपर ही लगी थी। जब महल धरती से थोड़ा ही ऊपर रह गया तो परी ने सुनहरा कपड़ा पहने कूद पड़ी और विजय की ओर आई। विजय ने उसके सामने सिर झुकाया और सोने का कमल भेंट की। कमल को पाकर परी का क्रोध ठंडा ही पड़ गया। वो बोली, इस सुंदर भेंट के लिए जो चाहो मांगो। तुम क्या मांगना चाहते हो? यही चाहता हूँ कि मैं जिस काम के लिए यहाँ तक आया हूँ वो पूरा हो। ऐसा ही होगा। तुम अपना काम साफ साफ कहो। मैं तुम्हारे महल जैसा एक महल चाहता हूँ कि वो महल मेरे पिताजी के महल के पश्चिम कोने पर खड़ा किया जाए। मुझे मंजूर है। अपने देश में तुम्हारे पहुंचने तक एक ऐसा महल वहां खड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ से यमपरी के राज्य में जाना चाहता हूँ। वहां पहुंचने में भी मेरी मदद कर दो। राजकुमार, सोने के कमल के लिए मैं बहुत दिनों से तरसती थी। तुमने कर दिया है। मैं तुम्हारी सारी मदद करूंगी। लो, ये है नरे महल के गुंबज पर रहने वाला एक कबूतर। उड़कर तुम्हें ये राह बतलाएगा। यदि तुम थक जाओगे तो कहने पर ये कबूतर इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम्हें पंखों पर उड़ा ले जाएगा। वनपरी का महल सागर के उस पार है। कबूतर सागर की इस पार ही रहेगा। उस पार जाने में कबूतर को खतरा है। विजय कबूतर लेकर परी से विदा ली। अब वह सुरंग की ओर लौट रहा था। लौटने के लिए भी उसे सुरंग के रास्ते से आना था। इस बार सुरंग में उसे अधिक कठिनाई नहीं हुई। बाहर आने में समय भी कम लगा। सुरंग से बाहर आकर विजय ने प्रभा से भेंट की। प्रभा प्रतीक्षा करते करते थक रही थी। पवन परी से मिलने की सारी बातें विजय ने बतलाई और कबूतर को दिखलाया। प्रभा बड़ी खुश हुई और विजय की बहादुरी की तारीफ करने लगी। विजय, राजा रंजन चंपानगर के वासी हैं। मैं वहीं आना चाहती हूँ। राजा मुझे पाने के लिए व्याकुल होंगे। विजय जलपरी के लिए काठ के घोड़े को पेड़ से उतारना आया। उस पर प्रभा को बिठाकर उसने आज्ञा दी कि इन्हें चंपानगर ले जाओ। उसने प्रभा को कह दिया था कि वो काठ के घोड़े को अपने पास रखेगी। वो उससे कभी ले लेगा। घोड़ा उड़ा और देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। एक छोटी पिंजड़े में कबूतर को और एक छोटी बर्तन कमल तालाब के जल को लिए विजय वहां से दूसरी दिशा और तेजी से चल पड़ा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर से मिलूंगी इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बाय बाय।